हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के नए अध्याय को शुरुआत किया था और उसके विषय में कार्य और ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था विस्तार पूर्वक। और कार्य को भी हम लोगों ने इलुब्रेट करके हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य किसे कहते हैं, है ना। और इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। शक्ति को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था बच्चों। तो ऊर्जा को सिर्फ हम लोगों ने परिभाषित ही किया था। तो चलिए आज हम लोग ऊर्जा को एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ते हैं बच्चों की ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसका डेरिवेशन क्या क्या निकाला जाता है। जैसे गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ mv² होता है ना। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक mgh होता है। किस प्रकार हम लोग उसको प्राप्त करते हैं बच्चों, तो चलिए हम लोग उसको विस्तार पूर्वक आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज हम लोग ऊर्जा से। आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठें ताकि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाई करें, लिखें, है ना, उसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों ऊर्जा से। आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों कि ऊर्जा कहते हैं किसे हैं, है ना। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया था। आज एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ऊर्जा क्या होता है। देखिए ऊर्जा साधारणतः इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं बच्चों ऊर्जा का, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी भी वस्तु के द्वारा कोई कार्य का संपादन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास ऊर्जा है ना। यदि वो कार्य नहीं करता है बच्चों, तो कहा जा सकता है कि उस पिंड में अभी किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं है। यदि वो कोई कार्य करता है, यदि वो अपने स्थान से विस्थापित होता है या किसी दूसरे वस्तु को विस्थापित करता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास ऊर्जा है। तो इसी टर्म में हम लोग ऊर्जा को परिभाषित भी करते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ऊर्जा क्या है बच्चों, देखिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। मुख्यतः ऊर्जा को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। देखिए ऊर्जा को दो भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है ना। ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा भाग होगा आप लोग जानते होंगे बच्चों। पहला नंबर में होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। गतिज ऊर्जा इसको इंग्लिश में हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा नंबर में आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला नंबर में गतिज ऊर्जा। देखिए गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, गति के कारण कार्य करने की
क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु के अंदर गति भी उत्पन्न है तो वह कोई न कोई कार्य संपादित कर सकता है ना। जैसे कि गति करते हुए यदि वो किसी दूसरे वस्तु से टकरा जाए तो गतिशील वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या करता है, एक बल आरोपित करता है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर ही जैसे देख ले बच्चों कि ये एक कोई वस्तु है ना, जैसे कि ये वस्तु गति करते हुए यदि इस वस्तु पर वो टकराता है तो जिसके वजह से ये वस्तु इस वस्तु पर एक बल आरोपित करता है, F बल आरोपित करता है, जिसके कारण ये वस्तु जो है कुछ दूरी से विस्थापित हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये वस्तु में कार्य करवाया जा रहा है इस वस्तु के कारण, तो गतिशील वस्तु भी कार्य संपादन कर सकता है। इसी ऊर्जा को भी हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब गतिशील वस्तु में भी एक प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है कि नहीं, जो दूसरे वस्तु में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। खुद तो अपने काम करता ही है लेकिन दूसरे को भी कार्य करवा सकता है कि नहीं। इसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है बच्चों हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो ½ mv² होता है ना। देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है ना। इसको हम लोग डेरिवेशन या एक्सप्रेशन भी आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं दो विधि से डेराइव यहाँ पर करूँगा, एक सामान्य विधि द्वारा, उसके बाद हम लोग कैलकुलस मेथड से इसको हम लोग साबित करेंगे। तो सामान्य विधि द्वारा या जनरल मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हुए यदि हम लोग इसको डेराइव करते हैं तो उसको आप लोग अच्छी तरह से देखें, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान, देखिए माना m द्रव्यमान के, है ना, माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु पर, देखिए माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु पर F बल, है ना, F बल आरोपित करने पर, है ना, F बल आरोपित करने पर m द्रव्यमान के, मैंने क्या लिखा, देखिए माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर वस्तु भी वेग से, है ना, वस्तु भी वेग से गतिशील होकर, वस्तु भी वेग से गतिशील होकर, है ना, होकर x दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है। तो ये बात आप लोग जान रहे हैं बच्चों। माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर, है कि नहीं, वस्तु भी वेग से गतिशील होकर के x दूरी वो तय करता है। तो आरोपित बल के कारण वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए आरोपित बल के कारण, देखिए आरोपित बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य, आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य W = हम लोग जानते ही हैं F × S होता है ना। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो इसको यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, FS cos थीटा हम लोगों को मिलता है। जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा जो है बच्चों ये बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है कि नहीं। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है ना, कोण है। यहाँ पर देखिए दोनों की दिशा समांतर है, मतलब वस्तु में लिख देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन आरोपित बल की दिशा में उत्पन्न हो रहा है ना। यहाँ विस्थापन आरोपित बल की दिशा में उत्पन्न हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है। अर्थात थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो कार्य = हम लोग ऐसे लिखेंगे W = F, है ना, FS हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाता है, 0 डिग्री आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो FS हम लोगों को, या x लेकर के हम चल रहे हैं बच्चों, तो x ही लेकर के यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे।
अब यहाँ पे देखिए वस्तु को बोला जा रहा है कि भी वेग से गतिशील हो जाता है कि नहीं, वस्तु भी वेग से यहाँ पर गतिशील हो जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में विराम में होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि माना कि वस्तु का, देखिए माना वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 है तथा अंतिम वेग भी है ना, अंतिम वेग भी है ना बच्चों। देखिए तो यहाँ अंतिम वेग उसका भी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग भी है ना, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं वो भी बच्चों कि वेग परिवर्तन के कारण अंतिम वेग भी है ना, तो वेग परिवर्तन के कारण वस्तु का वेग परिवर्तन के कारण है ना, वेग परिवर्तन के कारण वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है ना, वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम लोग गति का समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। देखिए गति के समीकरण से क्या होता है, गति का समीकरण देखिए गति के समीकरण से है ना, गति के समीकरण से क्या है गति का समीकरण। तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये गति का समीकरण है। यहाँ पर हम लोग को देखा कि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, अतः u इज इक्वल टू 0 होगा। तो समीकरण में ये बात हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, देख पा रहे हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2ax। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे बच्चों। x बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2a, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब x का मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखिए x का मान है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए w इज इक्वल टू एफ और x का वैल्यू हो गया v स्क्वायर बाय 2a, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और न्यूटन के है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं, देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं कि आरोपित बल जो होता है F वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो हम लोग यहाँ पर F का भी मान रख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में। देखिए समीकरण 3 अब क्या हो जाएगा मेरा, देखिए समीकरण 3 से है ना, तो W इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, m a और यहाँ पर है v स्क्वायर बाई 2a। तो a मेरा कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। तो एक्सप्रेशन जो हमको मिला कुछ इस प्रकार मिल रहा है, W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये हो गया। तो यह किया गया कार्य जो होता है उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो यह किया गया कार्य, देखिए यह किया गया कार्य है ना, यह किया गया कार्य वस्तु में है ना, वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये किसके रूप में बदला, W ही बदल रहा है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो ये था मेरा गतिज ऊर्जा का व्यंजक, है ना, जो कि आप लोग आसानी से इसको समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी गतिज ऊर्जा का व्यंजक को हम लोग एक कैलकुलस मेथड से हम लोग डिराइव करते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में उसको देखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए समाकलन विधि द्वारा है ना, समाकलन विधि द्वारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है ना, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, समाकलन विधि द्वारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इसमें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग को कुछ लिखते हैं। देखिए माना m द्रव्यमान का, देखिए माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु पर F बल
देखिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु पर F बल आरोपित करने पर, है ना, F बल आरोपित करने पर वस्तु dx दूरी से, है ना, वस्तु dx दूरी से विस्थापित हो जाती है, है ना, dx दूरी से विस्थापित हो जाती है। देखिए वस्तु विरामावस्था से, है ना, वस्तु विरामावस्था से, है ना, आरोपित बल के अधीन, है ना, वस्तु विरामावस्था से आरोपित बल के अधीन, है ना, अधीन गति कर, है ना, गति कर भी वेग प्राप्त करती है, आप समझ पा रहे होंगे बच्चों पूरा, है ना, बातों को, कि माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु पर हम लोग F बल आरोपित कर रहे हैं, है ना, जिससे वस्तु dx दूरी से विस्थापित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है कि नहीं, है ना, आरोपित बल के अधीन वो क्या करता है, भी वेग को प्राप्त कर लेता है कि नहीं। वस्तु जब गति करेगी तो, है ना, विरामावस्था से गति करेगी तो वो कोई ना कोई तो वेग, अंतिम वेग प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर हम लोग ने माना कि वस्तु जो है आरोपित बल के अधीन गति करके भी वेग को प्राप्त करती है बच्चों, है ना। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन के कारण क्या होता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए वेग में परिवर्तन के कारण, है ना, वेग में परिवर्तन के कारण, है ना, वेग में परिवर्तन के कारण, है ना, वस्तु में, देखिए वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए आरोपित बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा। देखिए आरोपित बल के कारण, है ना, आरोपित बल के कारण किया गया कार्य, है ना, आरोपित बल के कारण किया गया कार्य, है ना। तो कौन सा होगा, DW। तो DW इज इक्वल टू F और यहाँ पर dx होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं बल और विस्थापन एक ही दिशा में है कि नहीं, क्योंकि बल और, देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन ऐसे लिख सकते हैं, एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। इसीलिए यहाँ पर कोण का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट इस फार्मूला को लिखा है DW इज इक्वल टू F dx। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं, देखिए न्यूटन के, है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। अब F का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ऊपर का समीकरण हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, DW इज इक्वल टू ma और यहाँ पर मिल गया dx। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब जानते हैं, देखिए त्वरण की परिभाषा भी हम लोग जानते हैं। देखिए त्वरण की परिभाषा से अच्छी तरह से देखिए इसको, त्वरण की परिभाषा से, तो a इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dx होता है। हम लोग ये चीज़ को जानते हैं बच्चों, और साथ में ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो a का मान को हम लोग समीकरण नंबर a पे रख देंगे। देखिए a का मान, देखिए a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, DW इज इक्वल टू m और a इज इक्वल टू मिलेगा dv/dt और यहाँ पर हमको dx है। इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, कुछ अरेंज करके इस प्रकार लिखते हैं, m और इधर हो गया dv और ये हो गया dx/dt। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है कि नहीं, जो इसका चर्चा मैंने ऊपर भी किया था कि वो वस्तु भी वेग प्राप्त कर लेती है, तो वही ये वेग है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी रखेंगे। तो DW इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए m, है ना, dx और dx/dt के जगह में हम लोग भी रखेंगे। तो DW इज इक्वल टू क्या मिल गया, है ना, मिल गया हम लोगों को
हम लोग को यहाँ ये भी है, सॉरी बच्चों, है कि नहीं, ये हो गया m, ये हो गया v और ये d भी है। अब दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे, है ना। देखिए w हो गया, dw का इंटीग्रेशन हुआ, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन m v d भी, है ना। यहाँ पर वेरिएबल मेरा पर v है, इसलिए m कांस्टेंट होकर के बाहर निकल जाएगा, और dw का इंटीग्रेशन d प्राप्त होगा, और ये m हो गया, m और d भी, है ना। v d भी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भी दे करके कर देता हूँ, है ना। v d भी का इंटीग्रेशन होता है v²/2, आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। w इज इक्वल टू, ये हो गया m v²/2, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से अरेंज करके लिखेंगे, तो w इज इक्वल टू हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, हाफ m v²। तो यही किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यह किया गया कार्य, है ना, यह किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। यह किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, लेकिन यह किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, संचित हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v², यही समीकरण हमको प्राप्त होता है बच्चों। तो जनरली हम लोग पढ़ते भी है गतिज ऊर्जा का समीकरण हाफ m v² होता है, तो उसका डेरिवेशन हमने दो विधि से आप लोगों को प्राप्त करवा दिया, एक सामान्य गणितीय विधि है और एक समाकलन विधि द्वारा होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो mgh होता है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं बच्चों की स्थितिज ऊर्जा कहते कैसे हैं, उसके बाद इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थिति के कारण भी जो होती है कार्य करने की क्षमता होती है किसी के अंदर, और उसके अंदर ऊर्जा भी संचित होती है, उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, है ना, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, है ना, क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते भी होंगे बच्चों की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कैसे होती है। मान लेते हैं कि जैसे देखिए पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी गई है, इस वस्तु को हम किसी ऊंचाई तक यहाँ पर ले जाते हैं, इसको उठा करके यहाँ तक हम लोग ले जाते हैं बच्चों। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे इस वस्तु को, तो वस्तु पर नीचे की ओर एक बल काम करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, या फिर इस वस्तु का भार होता है वो चीज़, है कि नहीं। तो नीचे वस्तु का भार F बल लग रहा है और उसका विस्थापन हम लोग ऊपर की ओर कर रहे हैं x। इसका मतलब है कि इस वस्तु को उठा करके जब किसी ऊंचाई तक हम लोग ले जाते हैं तो ले जाने में हम लोगों को एक कार्य का, है ना, संपादन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इस कार्य से हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट होती है, और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं बच्चों की, तो ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं है, तो वो ऊर्जा कहाँ गई, तो वह ऊर्जा जो होती है यहाँ पर आई वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसका मतलब है कि इस वस्तु के पास एक ऊर्जा आ गया, अब इस वस्तु को यदि स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिराया जाए तो यह कार्य करने के लिए सक्षम हो सकती है ना। दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि जब आप स्प्रिंग को, जैसे देखिए स्प्रिंग है कि ये किसी दीवार से बंधी होती है ना, जब आप लोग इसको खींचते हैं, लेकिन जब इधर की ओर खींचते हैं तो इस पर भी हम लोग ने F बल आरोपित किया और इसमें विस्थापन भी उत्पन्न हो रहा है, ये एक्सपेंशन होती है, इस स्प्रिंग में प्रसार होता है। तो मान लेते हैं कि इसका प्रसार इतना हुआ, तो बल भी है और मैंने विस्थापन भी उत्पन्न कर दिया, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग को प्रसारित करने पे मुझे एक कार्य करना पड़ा। इस कार्य से क्या होता है, मेरे शरीर से एक ऊर्जा नष्ट होती है ना। तो ये ऊर्जा संचरण के सिद्धांत से नष्ट तो हो नहीं सकती है, कहाँ गई ऊर्जा, वो स्प्रिंग में ही संचित हो जाती है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पुनः जब स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तो वह उसी ऊर्जा, है ना, संचित ऊर्जा के अधीन अपने वास्तविक स्थिति को वो प्राप्त कर लेती है स्प्रिंग, है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग देखेंगे
जब किसी वायर को, तार को जब यदि खींचा जाता है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, और जब उसे छोड़ा जाता है तो फिर वो कंपन करने लगती है और कार्य संपादन करता है। तनी भी जब आप डोरी को जब खींचते हैं या खींच करके छोड़ देते हैं तो भी वो कंपन करने लगता है। तो सभी के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे तीर धनुष को भी हम लोग चलाते हैं या गुलेल को चलाया जाता है, तो सबके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है कि नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा यही होती है कि जब वो स्थिर होती है तभी उसके पास वो ऊर्जा होती है। जब वो वो अपनी वास्तविक स्थिति से जब वो विस्थापित होती है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तार है, कोई भी धात्विक तार है, ये वास्तविक स्थिति पर खड़ी है तो इसमें अभी कोई भी ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब जैसे ही उसको इधर की ओर खींचा जाता है कि नहीं, तो इसमें मैंने एफ बल लगाया और ये जो होता है तार जो होता है या कोई वायर जो है एक्स दूरी से विस्थापित हो गई। तो इसका मतलब है कि इसको वास्तविक स्थिति से विस्थापित करने के लिए मुझे एक कार्य करना पड़ा। इस कार्य से करने के लिए हमारे शरीर से एक ऊर्जा नष्ट होती है। तो ये ऊर्जा नष्ट तो हुई नहीं, इसी तार में वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और जब इसको जब छोड़ा जाता है तार को, तो ये इस दिशा की ओर गति करती है। तो इस गति के लिए भी तो ऊर्जा आवश्यक है। तो इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई? तो वही उसी समय जब मैंने इसको खींचा था उसी समय इसमें ये ऊर्जा संचित हो गई थी, है कि नहीं। किसी भी वस्तु को जब हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि छत के ऊपर रखे हुए जो पानी की टंकी होती है उसमें उस पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसीलिए है ना, जब भी मैं नीचे वाले किसी नल को खोलता हूं तो पानी नीचे की ओर गिरती है। नीचे की ओर गिरने का ही कारण क्या है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है, वो कार्य का संपादन कर सकती है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग एक व्यंजक ज्ञात करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, देखिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है ना। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, देखिए सबसे पहले मान लेता हूं कि यह एक पृथ्वी की सतह है। यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा गया है जिसका द्रव्यमान m है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है। इस वस्तु को मुझे h ऊंचाई तक उठाकर ले जाना है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है। इसका मतलब है कि इस वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर उठाएंगे, है कि नहीं, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इस वस्तु पर एक नीचे की ओर बल काम करता है F, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहिए या इस वस्तु का भार कहिए, है कि नहीं। इस पर वो काम करता है ना, इस वस्तु पर काम करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बल की दिशा नीचे, है कि नहीं, और विस्थापन इसका ठीक ऊपर की ओर हम लोग कर रहे हैं, ऊपर विस्थापन हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इस पर मैंने एक काम किया। तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए माना m द्रव्यमान का, देखिए माना m द्रव्यमान है ना, माना m द्रव्यमान का किसी वस्तु पर, माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक, है ना, h ऊंचाई तक ले जाने के लिए, है ना, ले जाने के लिए वस्तु पर, है ना, वस्तु पर F बल, है ना, वस्तु पर F बल आरोपित किया जा रहा है ना, वस्तु पर F बल आरोपित किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। समझ में आया? हमने क्या किया, वस्तु को ऊपर ले जाने के क्रम में F बल इसमें हम लोगों ने ऊपर की ओर आरोपित किया। इसमें दो प्रकार का बल काम कर रहा है। एक तो मेरे द्वारा ऊपर की ओर ले जाते समय जो वस्तु पर मैंने F बल ऊपर की ओर लगाया, है ना, और एक बल नीचे की ओर जो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो नीचे की ओर खींचती है कि नहीं, और उस पर भी एक F बल आरोपित हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों बल जो होती है क्या होती है ना, परिमाण में यदि समान हो तब तो ये ऊपर उठेगी ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें से कोई ना कोई एक बल को बड़ा करना होगा हमको, उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए, है ना। इस नीचे की और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो बल लग रहा है उससे ज़्यादा बल हमको ऊपर की ओर आरोपित करना होगा। इसलिए इस स्थिति में हम नीचे की ओर लगने वाले बल को F डैश मान लेते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें नीचे की ओर लग रही है और हम जो वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं उसके लिए उस पर F बल मैं आरोपित कर रहा हूँ,
है ना। तो वही बात मैंने यहाँ पर भी लिखा है, माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने के लिए वस्तु पर F बल आरोपित किया जा रहा है। अब देखिए, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, आरोपित बल के कारण वस्तु पर किया गया कार्य, देखिए आरोपित बल के कारण, है ना, आरोपित बल के कारण किया गया कार्य, है ना, आरोपित बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा, कितना होगा कार्य। आरोपित बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एच, है ना। आरोपित बल के कारण किया गया कार्य F इंटू एच, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे, है कि नहीं। अब देखिए, यह बल या जो बल है बच्चों, है ना, यह बल क्या होता है, यह बल नीचे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के बराबर होगा, मतलब वस्तु के भार के बराबर होता है, तभी ना वस्तु का जितना भार होगा उसी भार के अनुसार जब उस पर ऊपर की ओर जब बल लगाएंगे, वस्तु का भार कितना है, mg है कि नहीं, वस्तु का भार mg है। अब इस भार के बराबर जब हम उस पर बल लगाएंगे तभी ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए, यह बल आरोपित बल, बात समझिएगा कि आरोपित बल, है ना, आरोपित बल F वस्तु के भार के बराबर होता है कि नहीं, वस्तु के भार के बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है कि नहीं, वस्तु के भार के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg होगा, जहां g क्या है, गुरुत्व त्वरण है, जहां g क्या है बच्चों, गुरुत्व त्वरण है, जहां g गुरुत्व त्वरण है बच्चों, है ना। गुरुत्व त्वरण क्या होता है, जिस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण त्वरण A उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, है ना, से किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाएंगे या नीचे की ओर ले जाएंगे तो उस वस्तु पे जितना त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्व त्वरण g के बराबर होता है, जिसका अध्ययन हम लोग गुरुत्वाकर्षण के लेसन में विस्तार पूर्वक करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, है ना, तो उसके अनुसार जो होती है इस वस्तु पर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग जी नाम देते हैं, और यही जी जो होता है वस्तु के भार का भी कारण होता है। तो यहाँ पर वस्तु पे जो हम लोग आरोपित कर रहे हैं F बल, वो किसके बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा mg। अब इस F का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए, है ना, F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए F का मान, देखिए F का मान समीकरण 1 में रखते हैं, है ना, F का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा, W इज इक्वल टू हमको मिलेगा mg और मिला h। तो यह किया गया कार्य जो होता है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। देखिए, यह किया गया, है ना, यह किया गया कार्य वस्तु में, यह किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यही कार्य का रूपांतरण हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, कौन सा एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। याद रखिएगा, W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यही इसका व्यंजक भी है mgh। तो ये तो था बच्चों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का व्यंजक मेरा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है कि नहीं, कार्य ऊर्जा प्रमेय किसको कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। तो चलिए देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए, किया गया कार्य जो होता है कि नहीं, किया गया कार्य, सबसे पहले तो कह सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, होगा तभी ही कार्य संपादन होगा या कार्य होगा। आप याद रखिए, जब किसी वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होती है ना, तो ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य के तुल्य होता है। इसी को हम लोग कार्य ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा दूंगा। देखिए, किया गया कार्य, है ना, देखिए किया गया कार्य वस्तु के
किया गया कार्य वस्तु के ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना, वस्तु के ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है ना, ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है। किया गया कार्य वस्तु के ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, है ना, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? तो जैसे कि अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है ना, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि मान लिया कि कोई एक वस्तु है ये, और ये एक समान चाल u से गति कर रहा है, एक समान चाल u से गति कर रहा है। तो एक समान चाल से जब वो गति करेगा तो उसमें एक ही प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? सिर्फ गतिज ऊर्जा, हाफ m, है ना, u², यही एक गतिज ऊर्जा है इसके पास। लेकिन जैसे ही मैंने इस वस्तु पर F बल आरोपित किया, है कि नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि F बल के कारण किसी वस्तु पर त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि उस वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है। तो जैसे ही इस वस्तु पर मैंने F बल आरोपित किया कि ये वस्तु अपना वेग में परिवर्तन करके भी वेग को प्राप्त किया, है ना, भी वेग प्राप्त कर लेता है। तो भी वेग के कारण जो होती है, अब इसमें ये इस वेग के कारण ऊर्जा होगी, है कि नहीं। तो आप देखें कि क्या हुआ, हाफ m v²। तो क्या इसमें कार्य हुआ? कार्य भी हो रहा है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि वेग में परिवर्तन हुआ। तो जब वस्तु v वेग से गति कर रहा था और वस्तु v वेग को प्राप्त किया, तो इस वेग में परिवर्तन के कारण वस्तु कोई न कोई तो दूरी तय की ही होगी। मान लेते हैं कि x दूरी तय किया आरोपित बल के कारण, है कि नहीं। अब F इंटू x ये तो कार्य हो गया, और इस स्थिति में इसकी ऊर्जा हाफ m u² से बदल करके हाफ m v² हो जाती है। तो यहाँ ऊर्जा में भी परिवर्तन हुआ। तो ये ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य दोनों आपस में बराबर होता है। समझ में आ गया है बच्चों? तो कहने का मतलब है कि जब ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो वो किया गया कार्य के तुल्य होगा। तो चलिए इसको हम लोग साबित करेंगे बच्चों कि आखिर ये कैसे होता है। तो किया गया कार्य, है ना, ऊर्जा में परिवर्तन दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है, इसको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं कि W होता है हाफ m, है कि नहीं, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। ये एक समीकरण है इसका। तो चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। देखिए मान लिया, माना m द्रव्यमान का, देखिए m द्रव्यमान का किसी वस्तु पर, है ना, माना m द्रव्यमान का किसी वस्तु पर F बल, है कि नहीं, F बल आरोपित करने पर, है ना, F बल आरोपित करने पर वस्तु का वेग, है कि नहीं, वस्तु का वेग u से बदल कर या परिवर्तित होकर, है कि नहीं, u से परिवर्तित होकर भी हो जाता है ना। मैंने क्या लिखा कि वस्तु का वेग u से परिवर्तित होकर भी हो जाता है। इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है ना, वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है, ए त्वरण उत्पन्न होता है कि नहीं। इस स्थिति में वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है। साफ बातें मैंने लिख दिया, स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि माना m द्रव्यमान का किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर वस्तु का वेग u से परिवर्तित होकर भी हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न होता है। अब हम लोग कहते हैं, मान लिया, यहाँ पर पुनः माना मैंने कि माना F बल के कारण, है कि नहीं, उत्पन्न अल्प dx विस्थापन में किया गया कार्य। माना F बल के कारण, देखिए F बल के कारण वस्तु में उत्पन्न अल्प विस्थापन, वस्तु में उत्पन्न अल्प विस्थापन dx, है ना, dx विस्थापन, अल्प विस्थापन dx में किया गया कार्य,
dx में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ dx, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, है कि नहीं। तो हम लोग अब न्यूटन का यहाँ पर द्वितीय गति नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, है कि नहीं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एम ए, और यहाँ पर हो गया dx। अब ए को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए त्वरण की परिभाषा से, है ना, देखिए त्वरण की परिभाषा से हम लोग इसको भी जानते हैं बच्चों की त्वरण की परिभाषा क्या होता है ना। त्वरण की परिभाषा क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी होता है। तो चलिए हम लोग इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू ये हो गया एम डी वी बाय डी टी, और इंटू यहाँ पर हो गया dx। अब हम लोग dx बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये भी हम लोग यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं इस बात को, उसको हम लोग वेग कहते हैं, है ना। यहाँ पर ही मेंशन कर देते हैं कि वेग भी इज इक्वल टू dx बाई डी टी होता है, इसको हम लोग वेग कहते हैं। यहाँ पर dx देख रहे हैं, नीचे में dt देख रहे हैं, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेग होता है। तो W इज इक्वल टू एम, इसके जगह में लिखेंगे v, और एक टर्म मिल गया हमको, है ना, क्या, dv। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों एक चीज़ यहाँ पर एक चेंजिंग लाएंगे कि विस्थापन अल्प हो रहा है तो कार्य भी अल्प होगा ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग dw का यूज़ करेंगे, अल्प कार्य, है कि नहीं। यदि बल के कारण अल्प विस्थापन है ना, अल्प विस्थापन की स्थिति में कार्य का हम लोग गणना यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कार्य यदि विस्थापन यदि अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, है कि नहीं। अब दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे एक उचित, किसके कारण, सीमा, लिमिट के कारण। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, विथ सुटेबल लिमिट। देखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर उचित सीमा के साथ, उचित सीमा के साथ, उचित सीमा के साथ। आप देख रहे हैं कि वस्तु का वेग कितना दूर से परिवर्तित हो रहा था, v से u से परिवर्तित होकर के v हो रहा था बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन भी एक सुटेबल लिमिट के साथ करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखिए dw, m तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट देंगे u से लेकर के v, और ये हो गया v dv। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dw का इंटीग्रेशन w, और m और v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बाई 2 होता है, ये u से लेकर के v। अब v इस वैल्यू को संतुष्ट करेगा, यहाँ u इस v के वैल्यू को संतुष्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमको जो एक्सप्रेशन प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पे मिला m बाई 2 को अलग कर दिया, एक बार v इस v को संतुष्ट करेगा तो क्या हो गया v स्क्वायर, एक बार v इस u को संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर हो गया u स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 1/2m v स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 1/2m, और इधर हो जाएगा u स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है बच्चों, जिसको हम लोग कार्य ऊर्जा का प्रमेय कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जब तक किसी वस्तु के ऊर्जा में परिवर्तन होगा नहीं, तब तक हम कह सकते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा उदाहरण में यहाँ पर देख समझाना चाहता हूँ उस बात को, कि मान लेते हैं कि वस्तु पर कार्य हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वस्तु जो प्रारंभिक वेग से चल रही है वही वेग उसका शुरुआत की अवस्था में होगी, और अंतिम अवस्था में भी उसकी उतनी ही वेग होगी, है ना। तो शुरुआत की अवस्था में उसका ऊर्जा कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, और अंतिम अवस्था में भी उसकी ऊर्जा होगी हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। तो बताइए ऊर्जा में अंतर कितना है, साफ कहिएगा 0। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो कार्य 0 होगा। इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। किसी वस्तु के ऊर्जा में परिवर्तन यदि होता नहीं है तो कार्य 0 होता है। आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन नहीं होता, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि एक समान चाल से जब गति करता है कोई वस्तु तो उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब u जो प्रारंभिक वेग होती है वो कांस्टेंट होती है। तो वेग में परिवर्तन करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको बल चाहिए, है कि नहीं। बल आरोपित करते हैं जिसके वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है कि नहीं। तो त्वरण उत्पन्न होता है
तो कहने का मतलब है कि यदि जब उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ और वेग में परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन के कारण उसकी गतिज ऊर्जाएं परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण उस वस्तु पर एक सटीक कार्य करना पड़ता है। तो आप लोग इसको इनडायरेक्ट वे से भी समझ सकते हैं, सारा एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। एक समान रूप से गतिशील वस्तु पर उसका वेग कांस्टेंट होता है। वेग में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ता है। बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होने से हमको ये बात की स्पष्टीकरण मिल जाती है कि उसका वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन हुआ तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि वेग में परिवर्तन के कारण उसकी गतिज ऊर्जाएं परिवर्तित होगी। यदि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि उस वस्तु पर कार्य हुआ। किसके कारण? आरोपित बल के कारण कार्य हुआ। तो बस यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। यदि किसी वस्तु पर आप कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जाएं परिवर्तित होना 100% सत्य है। यदि किसी वस्तु की ऊर्जा परिवर्तित हो रही है तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि उस वस्तु पर कहीं ना कहीं से कार्य हो रहा है। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी होगी। यदि ऊर्जा परिवर्तित हो रही है तो कार्य हो रहा है, यदि कार्य होगा तो ऊर्जा परिवर्तित होगी। तो यही ऊर्जा मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक तरह से सिद्धांत आप कह सकते हैं बच्चों। तो आज इतना ही इस क्लास को मैं रखना चाहूँगा, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा बच्चों उसको, या नेक्स्ट क्लास में ऐसे भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके पास आऊँगा तो उस समय ऊर्जा संरक्षण के संबंध में मैं आप लोग के साथ बातचीत करूँगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ये ऊर्जा एक संरक्षित प्रवृत्ति की होती है, कंजर्वेटिव टाइप की होती है कि नहीं। वो उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे कि आखिर ऊर्जा कंजर्वेटिव टाइप की होती है ना, कि ऊर्जा जो होती है वस्तु के विस्थापन के पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो इन सभी बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने, है ना, विचार करनी है नेक्स्ट क्लास में। तो जितनी भी आज मैंने आप लोगों को बातों को बताया है बच्चों, उसको आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में आत्मसात करें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी परेशानी या दिक्कत आप लोगों को आती है इस डेरिवेशन को समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि यदि इससे संबंधित और भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, या फिर आप लोगों के आसपास में घटित होने वाली घटना से उठ करके आपके दिमाग में आती है या उपजती है, तो उस घटना को समझने के लिए भी आप लोग प्रश्न को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके साझा कर सकते हैं, और उसका समाधान मैं तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही वीडियो रहेगा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में एक नए टॉपिक्स के साथ मैं उपस्थित रहूंगा आप लोगों के साथ। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे इस चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें और तुरंत, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहेंगे, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। मैं आप लोगों के सामने नित्य नए नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित रहता हूँ। ठीक है, आज मुझे विदा दें। आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।